अच्छा, अच्छा इक्विलिब्रियम के बारे में कांस्टेंट को हमने जाना के सी और के पी। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं उसके बारे में। वो कह रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो यहाँ पे डाली जाती है वो इक्विलिब्रियम पे डाली जाती है। कौन सी डाली जाती है? कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, वो ही डाली जाती है। वो नहीं डाली जाएंगी कि मैंने 10 मोल से ये शुरू किया, 2 मोल वो लिए, वो वाली कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो जाएगी केसी निकालने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? इक्विलिब्रियम वाली पे। इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे मैं तो 50 मोल ले लिए, प्रणव ने 10 मोल ले लिए, अर्णव ने 20 मोल ले लिए, और मैं वैल्यू डाल के दिखाओ सेम तो आ नहीं रही, कांस्टेंट तो है नहीं। तो मैं बोलूंगा तुम चाहे जितने भी ले लो, जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगी तो सबके लिए वो कांस्टेंट बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है? तो हर एक टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू चेंज होती है। सिर्फ केसी जो है कंसंट्रेशन इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, पर वो बाहर के टेम्परेचर पे जरूर फर्क पड़ता है। ये बात याद रखेंगे। सर उसको हम, इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी हो गई ना जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं थे। हाँ जब वो नहीं थे। ओके सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी को मल्टीप्लाई किया जाए वो उसकी पावर बन जाता है। ये वाली बात क्लियर है? इन तीनों चीजों को अप्लाई करते हुए अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या क्या फायदे हैं। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी होती है, कितनी होती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज हम जान सकते हैं कि वो रिएक्शन कहां जा रही है, किस समय पे। और तीसरा हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इन तीनों को अभी समझते हैं तब समझ आएगा। ठीक है, पहले पॉइंट पे चलते हैं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन देखो जो इक्विलिब्रियम पे आती है, वो कौन सी रिएक्शन है? देखो H2O, H2 और O2 में एक इक्विलिब्रियम आता है मानो। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला जब इक्विलिब्रियम पे आता है, वो है 2.4 इंटू 10⁻47। 2.4 इंटू 10⁻47, यानी कि अगर मैं उसकी केसी को समझूं तो उसका केसी होता है H2O, 2H2O, 2H2, H2O की पावर 2 और H2 की पावर 2 और O2, ये होता ना। अब इसका केसी कैसा है? स्मॉल, लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल? सर वेरी लार्ज। केसी बहुत बड़ा है। अगर केसी बहुत बड़ा है, 1000 से अगर केसी बड़ा हो, तो वो हम एक चीज मानते हैं कि अच्छा अगर कोई, अच्छा ये तो 9 10 8 9 की बात है, अगर ये फ्रैक्शन है, ठीक है नंदनी, मैं अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ध्यान दूं, पूछूं, पीछे का पूछूं या ना पूछूं, बोलो, पूछ लो। तो मुझे बताओ कि वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लार्ज है या स्मॉल? हाँ वेरी गुड, यही जानना था। ठीक है, केसी की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है, यस और नो एवरीवन? अच्छा, H2O यहां पर Kc इसका 2.4 इंटू 10⁻47, अगर ये वैल्यू बहुत लार्ज है Kc की, तो मैं बोलूंगा न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है? सर न्यूमरेटर बहुत बड़ा न्यूमरेटर है। बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, तभी वैल्यू छोटा 10⁻47 आ रही है, हाँ या ना? है। अगर यस ऐसा है तो यस मैं सर। बोलूंगा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम। तो इसमें इक्विलिब्रियम आता है, पर तब आता है जब पूरे के पूरे प्रोडक्ट बन ही चुके हैं, तो वो हमें दिखता ही नहीं है इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात? इक्विलिब्रियम कब आएगा इसमें? जब वाटर बहुत सारा बन चुका है और H2O2 बहुत ही कम है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं रिएक्शन इज नियरली कंप्लीट। रिएक्शन क्या है? ऑलमोस्ट कंप्लीट व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो यहां से।
और फिर नीचे वाला केस भी रीड करो। ये बात समझ में आ गई सबको? क्या है ये बात समझ में कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से बड़ा हो तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होती है, तब इक्विलिब्रियम आता है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मतलब सर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं। हाँ, मतलब H2O2 हमेशा H2O बन ही चुका होता है पूरा का पूरा, और तब इक्विलिब्रियम आता है, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक और रिएक्शन देखें, अच्छा अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, पर अगर सपोज मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मैं क्या करूं, H2 प्लस O2 गिव्स, सॉरी क्या होगा, 2H2O, चलो कोई और रिएक्शन देते हैं, छोड़ो, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये रिएक्शन दे रखी है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इसके अंदर Kc कितना है, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, तो अगर Kc 10 टू द पावर -3 से बहुत छोटा हो, 0.001 से छोटा हो Kc, या बहुत छोटा हो उससे, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है? सर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट रि- ज्यादा है। रिएक्टेंट ज्यादा है। अरे हाँ सर, सॉरी, रिएक्टेंट ज्यादा है सर। Kc की पावर अगर 10 रेज पर -31 है, तो ये 0.000 बहुत छोटा है ना ये, और छोटा कब होगा, जब रिएक्ट न्यूमरेटर क्या हो, छोटा, यानी प्रोडक्ट क्या हो, बहुत कम, और रिएक्टेंट क्या हो, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, मतलब रिएक्शन शुरू ही होती है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। पॉइंट इज दिस कि रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स, रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जैसे ही होने लगेगी वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और प्रोडक्ट बहुत कम चाहिए होते हैं इसके इक्विलिब्रियम पे। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या उसके बाद कुछ का चेंज आता है इक्विलिब्रियम के बाद? नहीं। तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हुई नहीं। तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स, रिएक्शन ना के बराबर चलती है। समझ आई बात? सर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नेग्लिजिबल बनते हैं। हाँ, नेग्लिजिबल, बनते तो होंगे बट सर थोड़े से ही क्यों ना बने। नेग्लिजिबल ही बनते हैं, मतलब काइंड ऑफ लाइक ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया है ना, क्योंकि वो बना ही नहीं, इक्विलिब्रियम पहले ही आ गया। ठीक है। अच्छा, Kc अगर 10 रेज टू पावर 3 से 10 रेज टू पावर -3 से बड़ा और 10 रेज टू पावर 3 से छोटा हो, इनके बीच में हो, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कंपेरेबल। तो एप्रिशिएबल अमाउंट, एप्रिशिएबल माने चलो ये मान सकते हैं, appreciable amount of reactants and products are present, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की appreciable amount प्रेजेंट है इस इक्विलिब्रियम में। समझ आ रहा है सबको, हाँ या ना? क्योंकि इसमें अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.001 से बड़ी और 1000 से छोटी है तो इसमें न्यूमरेटर भी ठीक ठाक है और डिनोमिनेटर भी ठीक ठाक है।
तो हम बोलेंगे कि इस केस में हम इक्विलिब्रियम पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट भी थोड़ा बहुत है और प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होती नहीं या ये पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितना चलती है, कितना आगे जाती है। क्लियर है पॉइंट? हाँ नहीं, बहुत इजी है ना ये, तो इससे आते नहीं है, ठीक है। तो इतना इजी कंसेप्ट है ये। क्या कंसेप्ट है अब मुझे बताओ, कौन पूछूं? अब दिमाग खुला हुआ है सबका, पक्का? एक बारी लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना, जब दोनों के बीच में होता है तो क्या होता है? जब दोनों के बीच में होता है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है एप्रिशिएबल अमाउंट में, तो माने ये इक्विलिब्रियम अच्छा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस इक्विलिब्रियम को? हाँ, हम इसे देख भी पाएंगे, ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक सब कुछ इजी है, सब आसान है, और केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा आने के चांसेस हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये ज्यादा आएगा, क्योंकि टीचर को आयनिक आता नहीं होता, तो आयनिक से कम देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिडिक्टिंग दी डायरेक्शन, वैसे तुम्हें भी नहीं आता होता, तुम्हें भी फेल करने में उन्हें मजा नहीं आता। चलो कोई नहीं, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम पे ही केसी अप्लाई होता है, हाँ या ना? यस सर। और अगर सपोज इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये रिएक्शन आगे जा रही है, तो क्या इस पे अप्लाई होता है? नहीं। नो सर। नो पर सर। पर मेरे को कोई रोक सकता है इससे कैलकुलेट करने से? मैं किसी भी समय पर अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, कोई तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं। कर तो मैं सकता हूं ना, किसी भी समय पे कंसंट्रेशन डाल सकता हूं इस फॉर्मूले में, हाँ या ना? ठीक है। Yes, और sir. मुझे पता हो कि एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है, ठीक है, और मैं ये वैल्यू डालता रहूं जब तक 4 नहीं आ जाता। जब 4 आ गया तो मुझे पता चला कि इक्विलिब्रियम पे आ गया। अगर ये 4 नहीं आ रहा तो मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूँ रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर ये मुझे पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो भी मैं इसको डाल सकता हूँ वैल्यू, ये किसी भी समय पे डाल सकता हूँ। कब डाल सकता हूँ? जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हो, तो इसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला सेम है इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जैसा, बस ये किसी भी समय पे होता है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो क्यूसी क्या हो जाएगा? इक्वल टू केसी। समझ आई, हाँ या ना? Yes, sir. एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इज केसी। तो मतलब एक डब्बा है, सपोज शुभम एक डब्बा है, इस डब्बे में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इस रिएक्शन में मुझे पता करना है कि इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, क्योंकि कोई कलर का चेंज नहीं आ रहा, कुछ मैं ऐसे देख नहीं पा रहा, तो मैं टाइम टू टाइम इसमें कंसंट्रेशन चेक कर लूंगा, किसकी? सी की, डी की, ए की और बी की, और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मैं बार बार फॉर्मूले में डालूंगा। मुझे बुक में लिखा होगा कि इस इक्विलिब्रियम का इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट कितना होता है, सपोज 4। तो मैंने देखा जब जब 4 के इक्वल आ गया तो मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम आ गया, और उसके बाद वो 4 पे ही रहेगा, उसके आगे वो चेंज नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो गया तो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? पर अगर QC KC से छोटा होता, इफ QC वुड हैव बीन लेस देन KC, तो क्या मैं कुछ बता पाता उस बारे में? एक सेकेंड, इफ QC इज लेस देन KC, तुम अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हो कि भाई नंबर भी आ जाए, खेलकूद भी हो जाए, वीडियो गेम भी हो जाए, तुम बैलेंस चाहते हो, है ना? तुम चाहते हो कि मतलब सभी दोस्त भी तुम्हें खुश रख, दोस्त भी तुम्हें माने, पेरेंट्स भी माने। ऐसा हो नहीं पाता, या तो दोस्तों के उसमें रह लो या पेरेंट्स की बात मान लो, है ना? तो एवरीबडी वांट्स अ इक्विलिब्रियम, यस और नो? एवरी रिएक्शन आल्सो वांट्स इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आके वो स्टेबल हो जाती है, उसे कुछ करना नहीं, मतलब वो कांस्टेंट हो गया है सब चीज, है ना? जिंदगी में स्टेबिलिटी सबको चाहिए। तो क्यूसी को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होगी, क्यूसी को रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आना है, तो क्यूसी क्या चाहता है कि वो क्यूसी बड़े होके क्या बने? केसी। क्यूसी बड़े होके क्या बने? केसी। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, है ना? तो क्यूसी अभी केसी से बड़ा है या छोटा? तो छोटा। क्यूसी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट टू द पावर पी, रिएक्टेंट टू द पावर,
अभी क्यूसी केसी से छोटा है तो क्यूसी केसी बनना चाहता है, अगर क्यूसी केसी बनना चाहता है तो वो प्रोडक्ट को बढ़ाए या रिएक्टेंट को, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ेगा तभी तो और डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हाँ या ना। तो प्रोडक्ट कब बढ़ेंगे, फॉरवर्ड जाके या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो मैं बोल सकता हूं अगर क्यूसी केसी से बड़ा है तो रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड। दोबारा समझा सकता हूं मैं अगर कोई पूछे तो। समझा दो सर। देखो हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, हर एक रिएक्शन क्या चाहती है, इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। अगर वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है तो क्यूसी केसी बनना चाहता है, पर अभी क्यूसी मैंने बोला केसी से छोटा है। अगर क्यूसी केसी से छोटा है तो क्यूसी को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूमरेटर को बढ़ाना है, न्यूमरेटर बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है और रिएक्टेंट को कम करना है। तो ऐसा कब होता है कि प्रोडक्ट बढ़े और रिएक्टेंट कम हो, आगे जाके या पीछे जाके? आगे जाके। तो रिएक्शन अगर क्यूसी केसी से छोटा आता, इस डब्बे में मैंने निकाला वैल्यू क्यूसी की और क्यूसी की वैल्यू आई 3.2, तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अगर क्यूसी अगर मेरा इस रिएक्शन में आता 3.2, कितना आता 3.2, तो वो हाँ तो वो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड, क्योंकि 3.2 4 बनना चाह रहा है, 3.2 क्या चाह रहा है, 4 बनना चाह रहा है। वो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट को बढ़ा के रिएक्टेंट को, अगर क्यूसी केसी से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। समझ आई बात? अगर क्यूसी केसी से बड़ा हो तो क्यूसी अगर केसी बैकवर्ड से जा रही बड़ा है। है तो वो अपने प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा और रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगा। इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी द रिएक्शन इज गोइंग बैक। तो ये भी एक एप्लीकेशन हुई, ये भी एक फायदा हुआ कि नहीं? किसका फायदा हुआ ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम बता सकते हैं कि किसी समय पे कौन कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है या वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, चिंता मत करो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे, चिंता नहीं। ये तो बहुत टाइम जल्दी हो जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम खत्म वैसे। चलो सर इक्विलिब्रियम के बाद हमारा से स्टेट्स बताया और भी कोई चैप्टर है? और कौन से दो रह गए? एनवायरमेंटल तो नहीं आ रहा ना इसमें शायद से? नहीं, ठीक है इसमें शायद क्वेश्चन से करते हैं। स्टेट्स ही बचेगा। स्टेट्स सबका तो हो गया, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा। Yes, किसका sir, नहीं हुआ स्टेट्स? मेरा नहीं हुआ सर। ठीक है, पर मैं करा दूंगा, सबको ही कराऊंगा स्टेट्स, क्योंकि वो रिकॉर्डेड भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, 2a गोज टू b प्लस सी, इसकी के सी गिवन है और इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 3a की, b की, c की। बोल रहा है रिएक्शन कहां जा रही है या रिएक्शन इन विच डायरेक्शन, क्या वो फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड? कर सकते हो, इजी है ना, पजल की तरह करो, कोशिश करो। क्यूसी निकालो, केसी गिवन है, कंपेयर करो, बता दो फॉरवर्ड बैकवर्ड, करो जल्दी से।
कर लिया ये क्वेश्चन? तो इक्विलिब्रियम से डर तो नहीं लग रहा? अभी तो नहीं। अच्छा, तो क्या आया इसके अंदर? क्यूसी कितना आया था? 1 आया है? अच्छा, तभी जल्दी हो गया। तो ऊपर आया होगा 10 टू द पावर बी, और टू नीचे भी ये आ गया होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का। क्यूसी आ गया 1, और केसी कितना है? पॉइंट, हाँ, 2 इंटू 10⁻³ क्यूसी केसी से बड़ा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना? बैकवर्ड जाएगी सर। अच्छा, तुम एक काम ऐसे समझो, अगर तुम भूल जाते हो इस चीज को, कंफ्यूज हो जाते हो, तो देखो, अगर किसी का इक्विलिब्रियम है 4, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4, क्या है, और उसका क्यूसी है 1.2, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तुम्हें इसमें आगे जाना है या पीछे? 1.2 से आगे जाएं 4 बढ़ेगा, या पीछे? तो फॉरवर्ड जाके क्या बनेगा? 4। ये ट्रिक है, मतलब याद रखने की। और क्यूसी अगर सपोज 8 है, क्या है? 8, तो 8 से 4 आना है, तो पीछे आना है या आगे? तो बैकवर्ड। ये चीज ये याद रख पाओगे? क्यूसी अगर केसी से छोटा है तो आगे जाके ही होगा ना, फॉरवर्ड, और क्यूसी अगर केसी से बड़ा है तो पीछे आके होगा, बैकवर्ड। नंबर से देख लेना, समझ आई बात? क्लियर है या नहीं? रिपीट बोल सकते हो? क्लियर है सर। तो चलो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बैक एक्सरसाइज के कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये गिवन है कुछ, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये वाला 7.1 अभी छोड़ो, ये 7.2 को रीड करो, बोलो कोई दिक्कत आएगी या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या करना है? केसी निकालना है, केसी का फॉर्मूला बनाना है, प्रोडक्ट टू द पावर पी, रिएक्टेंट टू द पावर आर। ये होगा क्या? नेक्स्ट करो। 7.3, या मैं कराऊं? करा दूं? अच्छा ठीक है, देखिए, एट सर्टेन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। एट सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर, पी टोटल कितना है? 10 टू द पावर 5। अच्छा, वो कह रहे हैं
कि 40% आयोडीन के वेपर हैं। आयोडीन के वेपर क्या है, I2 या I गैस? I। आयोडीन के वेपर क्या है, I2 या I? I। आयोडीन का मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है? तो आयोडीन किस फॉर्म में रहेगा, I2 में। किस में रहेगा, I2 में। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40% ऑफ I एटम्स। I एटम्स क्या है, I है या I2 है? तो I एट, तो I कितना है, 40% ऑफ द टोटल। 40% ऑफ टोटल, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो कंसेंट्रेशन ऑफ, कंसेंट्रेशन या प्रेशर, प्रेशर ऑफ I विल बी 40% ऑफ टोटल प्रेशर। तो 40/100 ऑफ टोटल प्रेशर कितना है, 10 टू द पावर 5। ठीक है, क्या करें, क्या बचा, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। अगर केपी निकालो। अच्छा अगर आयोडीन इतना है, दूसरा तो I2 है ना, प्रेशर ऑफ I2 क्या होगा, 60%। तो कितना होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, हाँ या ना। ठीक है, अब केपी का फॉर्मूला लगाएं। तो केपी का फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, आई की पावर, प्रोडक्ट क्या है, आई की पावर प्रेशर ऑफ आई का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ I2, राइट। फॉर्मूले को अगर मैं इक्वेशन से बनाऊं तो यही बनेगा। तो प्रेशर ऑफ I2 कितना है, 4, आई कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 4। इससे मेरा केपी निकल जाएगा, बस केपी निकालना था। समझ आया, कहां से नहीं आया बोलो। अगर एक 40% है, दूसरा 60% है, टोटल 10 टू द पावर 5 है, 40% ऑफ 10 टू द पावर 5, 60% ऑफ 10 टू द पावर 5। उसके बाद तो फॉर्मूला ही बनाना था। डिफिकल्ट या इजी? सही जी है। बाकी सारे जवाब नहीं देते। प्रतिभा समझ आ रहा है, सत्यम, शुभी, यस शुभी है क्लास में, पूछू क्या समझ आ रहा है? चलो नहीं पूछता आज, चलो नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है, नया टॉपिक करें। एक काम करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक रहता है। 2 टॉपिक रह गए, फिर कल सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के, कल नहीं परसों सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो सर कल आपकी क्लास नहीं है? कल पी ब्लॉक की है ना, ठीक अच्छा है। सर, ओके ओके। अच्छा तो हम कर रहे हैं क्या पार्ट, ले चांटे पड़े प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। रटने का अच्छा तरीका है सर। इसको ऐसे ही समझो कि ले चाटे पड़े प्रिंसिपल, ठीक है। अगर सपोज तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम क्या करोगे, उसको वापस मारोगे? कोई तुम्हें चांटा मार दे जोर की, ले चांटे पड़ गए, ठीक है, और चांटा पड़ गया। अब चलो वो तुमने बदला लिया नहीं लिया वो अलग बात, पर घर जाके क्रीम तो लगाओगे कि भाई घर वालों को ना पता चले मैं पिट के आया हूँ, है ना। क्रीम लगा के थोड़ा सा वो मेकअप वेकअप फाउंडेशन वगैरह करके कि दिखे ना कि वो कुछ असर हुआ है उसका, है ना, ये होता है ना। तो इसी तरीके से अगर तुमने इक्विलिब्रियम को चांटा मारा, इक्विलिब्रियम आ गया अपने, इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब जैसे सपोज एक रिएक्शन शुरू हुई थी, N2 और H2, ये गैस और ये गैस, ये क्या बना रहे थे, NH3 गैस, ठीक है। तुमने ये और ये डाला था और धीरे 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 करके ये इक्विलिब्रियम में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। अब तुमने इसके ऊपर चांटा कैसे मार सकते हो, तुम इसका टेम्परेचर चेंज कर दो तो फर्क आएगा, इसका प्रेशर चेंज कर दो, इसका कुछ भी, इसको छेड़ दो, तो ये छेड़ोगे इसको तो इस पे असर आ जाएगा। या तो अगर तुमने सपोज तुमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया तो भी चेंज आएगा, अगर तुमने NH3 ऐड कर दिया तो भी चेंज आएगा, अगर तुमने N2 को निकाल दिया तो भी चेंज आएगा, अगर तुमने H2 को निकाल दिया तो भी चेंज आएगा, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी चेंज आएगा, टेम्परेचर घटा दिया तो भी चेंज आएगा, प्रेशर बढ़ाया तो भी चेंज आएगा, ठीक है। पर चेंज
तब नहीं आएगा जब दो चीजें होंगी, वो मैं बताऊंगा। पर इन सारे क्वेश्चन को हम प्रिडिक्ट करेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से कि इस रिएक्शन का क्या होने वाला है, वो किससे पता चलेगा? ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। हाँ, नहीं वो तो हमने प्रूव किया था, मैंने नहीं बोला इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, है ना? इक्विलिब्रियम हमेशा मोशन में होता है। वो रेडियो एक्टिव डाल के हमने पता लगाया था कि ऐसा सच में हो रहा है क्या, हम टेस्ट कर रहे थे, पर होता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ होता रहता है उसमें। अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे तो वो डायनामिक है, तो वो चेंज आएगा। डायनामिक का मतलब होता है ऑलवेज इन, ठीक है? रेडियो एक्टिव डालने से चेंज नहीं हुआ था, वो चेंज तो हमेशा होता था, पर रेडियो एक्टिव से हम टेस्ट कर पा रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी आ रही थी। ठीक है वंशिका? ठीक है, तो ये चीजें कुछ भी ऐड या रिमूव करो इनमें से, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, तो चेंजेस आएंगे। उन चेंज को हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? ली चैटलियर प्रिंसिपल से। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि क्या चेंज आएगा? ली चैटलियर। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल वही कहता है जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा तो तुम उसको मिनिमाइज करोगे, डैमेज को, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, क्रीम लगाओ या कुछ भी। तो इसी तरीके से whenever an equilibrium condition is changed, then reaction shifts in a manner so as to reduce or counteract the change. अगर कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज करी जाती है तो रिएक्शन शिफ्ट होती है। रिएक्शन क्या होती है? शिफ्ट, सच दैट जो चेंज आया है उसको रिड्यूस या काउंटरएक्ट कर सके। सो सच दैट जो भी चेंज हुआ है, जो भी थप्पड़ लगा है, उसको उसका इफेक्ट क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, अब वो इफेक्ट कैसे कम होगा उसको समझते हैं। जैसे सपोज इसके अंदर तुम्हें तीन चीजें सोचनी है। पहले ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है a प्लस बी गोज टू सी, ए प्लस बी गोज टू सी, ये रिएक्शन है। और क्वेश्चन में आया ये इक्विलिब्रियम में है एंड मोर ऑफ ए इज एडेड। और क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन, और फर्स्ट पार्ट होगा मोर ऑफ ए इज एडेड। ठीक है, या होगा C is reduced, concentration of C is reduced। तो ऐसा क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर तुम इसको समझ लो तो 2 मिनट में हो जाता है, और ये पक्का क्वेश्चन 100% चांस है इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 2 नंबर का इससे आएगा। 100% चांस है इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से आएगा। और इतना इजी है कि ये तो करके ही जाना चाहिए, चाहे फेल भी हो रहे हो तो पास होने के लिए जो चीजें हैं वो ये है। अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो, मोर ऑफ ए इज एडेड। तुम इसमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, पहला तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन ने क्या किया है, सिस्टम को कैसे थप्पड़ मारा? क्वेश्चन ने ए की कंसेंट्रेशन को क्या किया? तुम अपने आप से पूछोगे क्वेश्चन ने क्या किया? क्वेश्चन ने ए को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज तुम उसका उल्टा बोलोगे, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? काउंटर एक्ट। क्या करना है? हमने बोला ली चैटलियर में उसका उल्टा होता है, जो भी हुआ उसका उल्टा। तो सिस्टम क्या चाहेगा? उसका उल्टा करना है। हाँ, तो तुम बस इसको उल्टा सोचना। ए को क्या करना है? तुम क्वेश्चन ने क्या किया? ए को बढ़ाया। सिस्टम क्या चाहेगा? ए को। अब कैसे, तीसरा क्वेश्चन तुम अपने दिमाग में पूछोगे, कैसे कैसे ए को कम करे? ए को कैसे कम करे? सीधा जाके या पीछे जाके? सीधा जाके। सीधा जाके क्या हो जाएगा? ए कंज्यूम हो जाएगा। ए जो है बी के साथ जुड़ के सी बन जाएगा, तो ए कम हो जाएगा, वो ये कह रही है। सही कह रही है जसलीन? अच्छा, ए को कम करना है, ये वाली बात तो क्लियर है। सपोज इट्स लाइक
इट्स लाइक क्या? सर प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर देंगे। नहीं, बी और सी को हम ऐड नहीं कर सकते ना, वो सिस्टम खुद करेगा जो भी करेगा। वो बिल्कुल सही कह रही है जसलीन, पर मैं उसकी बात को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सपोज एक इंसान है जिसके पास ना कबाड़ में टायर्स आते हैं, क्या आते हैं? टायर्स आते हैं, और उसके पास कबाड़ में कार की बॉडीज हैं, क्या है? कार की बॉडी है। कार टॉफी से समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, सपोज एक शॉपकीपर है, उसके पास एक टॉफी है, ठीक है, टॉफीज हैं, और उसके पास चॉकलेट्स हैं, क्या है? टॉफीज और इनको मिला के वो एक दिवाली का पैक बना देता है, क्या बना देता है? ये पैक बना दिया उसने दिवाली का, ठीक है। अब वो टॉफी और चॉकलेट को मिला के क्या बना सकता है? पैक बना सकता है, ठीक है, और पैक को खोल के टॉफी और चॉकलेट निकाल सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये साइड फॉरवर्ड जाना है और ये साइड बैकवर्ड जाना है, ठीक है। अभी उसके पास टॉफीज उसके पास ज्यादा हो गई, टॉफी बेचती नहीं है उसने, ठीक है। शुभम, खो गए थे, कहाँ खोए थे? अच्छा बता दो फिर, शॉपकीपर क्या कर रहा था? हाँ, टॉफी चॉकलेट निकाल रहा था, ठीक है। तो टॉफी उसके पास ज्यादा हो गया और उसे टॉफी का रेट कम हो गया, तो उसे टॉफी बेचनी नहीं है, तो उसके चॉकलेट की कोई कमी नहीं है ये मानो, तो वो क्या करेगा? टॉफी बेचेगा या पैक बनाएगा? पैक बनाएगा। अगर उसको टॉफी कम करनी है, टॉफी उसके पास एक्स्ट्रा हो गई, तो वो क्या करेगा? पैक बनाएगा। क्या बनाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अगर उसके पास टॉफी की कमी होगी तो वो पैक खोलकर टॉफी निकालेगा, ठीक है। अब ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। हाँ, अच्छा, सिस्टम ने ए को क्वेश्चन ने ए को बढ़ाया था, सिस्टम ए को कम करना चाह रहा है। तुम टॉफी को कम करना चाह रहे हो, तो तुम फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। टॉफी कम फॉरवर्ड। कब होगी? जब वो पैक में जाएगी ना, तो रिएक्शन कहां जाएगी? ये दिमाग में घुसा, बना लेना टॉफी चॉकलेट, ऐसे समझ आएगा जब दोबारा समझा रहा हूं। इससे समझो, देखो नेक्स्ट वाला एक और बार देख लो। पहले क्वेश्चन ने क्या किया, सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन ने क्या किया? सी की कंसेंट्रेशन को कम किया। सिस्टम क्या करना चाहेगा दिव्यांश जी? सी को बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, अगर सी को बढ़ाना चाह रहा है, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहा है, पैक बढ़ाना चाह रहा है, तो वो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड? अरे पैक बनाना चाह रहा है वो, तो फॉरवर्ड। खोल दे पैक को। वो सी को बनाना चाह रहा है तो किधर जाएगा? थोड़ा सा दिमाग में घुस रहा है? दोबारा सर कराओ। मतलब हम हाँ, इसमें ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना कि बी की कोई कमी नहीं है। हाँ, अभी और चीजें पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बार करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में घुसा है, दोबारा करें। सपोज मैंने सी को या फिर मैंने बी को रिड्यूस किया। बी को क्या किया? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? क्वेश्चन ने क्या दिया है? बी को रिड्यूस किया है, तो सिस्टम क्या करना चाहेगा ली चैटलियर के अकॉर्डिंग? इंक्रीज। अच्छा सॉरी, बी को ये इसने कम किया है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? बी को इंक्रीज। अच्छा, रिएक्टेंट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो पीछे जाएं या आगे जाएं? पीछे, बैकवर्ड। पीछे जाएं। बैकवर्ड्स। समझ में आ रही है? घुस रहा है दिमाग में? अगर मैं चॉकलेट बढ़ाना चाह रहा हूं तो चॉकलेट को खोल के पीछे आऊंगा ना, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से समझो। अगर तुम्हें इतना सोचना नहीं है, उसका एक शॉर्ट तरीका भी है। ये इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन चेंज था। ली चैटलियर के बाद जो भी हमने किया, इस क्वेश्चन को तुम लिख सकते थे इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन चेंज। क्या लिख सकते थे? और इसकी छोटी सी समरी भी है। छोटी सी समरी से बिना कुछ सोचे भी हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बिना पूछे भी हो जाएगा। क्या? रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स रिड्यूस्ड स्पीशीज।
जो चीज कम होती है उसकी तरफ रिएक्शन जाएगी, और रिएक्शन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम इंक्रीज स्पीशीज, शिफ्ट्स अवे फ्रॉम इंक्रीज स्पीशीज। जिस चीज को बढ़ाया जाए उससे दूर भागेगी रिएक्शन, और जिस चीज को कम किया जाए उसकी तरफ जाएगी रिएक्शन। देखो अब अगर मैं ये 3 क्वेश्चन ना भी पूछूं, फिर से इन तीनों को देखते हैं। ये लिख लिया है, पहले लिख लो, 2 मिनट ले लो। सर हाँ सर फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, आपने फॉरवर्ड लिख रखा है। इस वाले से देख के बता रहे हो? यस सर। अभी देखिए मैं दोबारा कराता हूँ, रुको इन्हीं की पार्ट से दोबारा कराता हूँ, ठीक है? ठीक है, लिख लिया सबने? समरी लिख ली? तो देखो मोर ऑफ ए इज एडेड। अब मुझे बताओ ये इंक्रीज का केस है या डिक्रीज रिड्यूस का? क्वेश्चन में इंक्रीज का है या रिड्यूस का केस है? इंक्रीज। इज इंक्रीज से अवे या टुवर्ड्स? ए से अवे। ए से अवे क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो तुम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ए से दूर। कैसे जाएगा वो? ए से दूर जाना है तो फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा सी इज रिड्यूस, याशिका सी रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूस का केस है। रिड्यूस के टुवर्ड्स जाता है या रिड्यूस से अवे? याशिका रिड्यूस के टुवर्ड्स या रिड्यूस के अवे? सर अवे। रिड्यूस्ड के देखो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड के टुवर्ड्स, और ठीक है। इंक्रीज्ड के अवे। ठीक है, तो सी इज रिड्यूस्ड, तो टुवर्ड्स सी या अवे फ्रॉम सी? सर टुवर्ड्स अवे टुवर्ड्स फ्रॉम सी। सी सी। के नहीं, अवे फ्रॉम सी क्यों? देखो ना सी को कम किया है तो सी के टुवर्ड्स जाना है ना। यस सर। अब तुम वो 3 क्वेश्चन तो नहीं सोच रहे, मैं वो 3 क्वेश्चन के बिना करना सिखा रहा हूं। वो 3 क्वेश्चन तो नहीं सोच रहे दिमाग में, उसको नहीं भूल सर। जाओ। समरी पे देखो, सी रिड्यूस है, रिड्यूस के टुवर्ड्स या रिड्यूस के अवे? जो कम हो रहा है उसकी तरफ जाना है या उससे दूर? सर टुवर्ड्स। टुवर्ड्स। तो सी की टुवर्ड्स जाना है, तो सी की टुवर्ड्स फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड हुआ ना, ठीक है। अच्छा ऋषभ, बी इज रिड्यूस्ड, तो टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स बी जाने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्योंकि बी की तरफ कैसे आएंगे, पीछे आके, तो रिएक्शन किधर जाएगी? तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज 2 सेकंड में किया जा सकता है अगर हम ये चीजें जान लें। और अगर हमें ली चार्टियर के हिसाब से सोचना है तो ऐसे देखना पड़ेगा कि जो चीज बढ़ाई उसको कम करना है, उसको कम कैसे करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। समझ में आया? नोट कर लिया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। मान रहा हूं कि थक गए हो, पर देखो टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करनी है। कल तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है ना? और सारे अलग अलग टाइम पे आएंगे, एक टाइम पे सारे नहीं कूदे। सुबह से आना शुरू करना है। इफेक्ट ऑफ स्कूल की क्लासेस होती हैं और फिर शाम को तो क्लासेस होती है सर। तो जो ऑनलाइन देना चाह रहे हैं वो एक बार मैसेज करेंगे, मैं फिर उन्हें बताऊंगा। और क्यों देना चाह रहे हैं ऑनलाइन वो भी मैं पता करूंगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर का जो चेंज है उसकी बात करते हैं। तो रिएक्शंस 2 टाइप की होती है। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? एक्सो और एक्सोथर्मिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव से, और एंडोथर्मिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये थर्मो में सीखा है हमने, ठीक है। अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गोज टू सी, ए प्लस बी गोज टू सी, और यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समथिंग, तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक में मैं हीट को कहाँ लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट? एक्सोथर्मिक में मैंने हीट प्रोडक्ट में होगा, हाँ या ना? क्योंकि वो हीट प्रोडक्ट के साथ निकल रही है जब रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, बाकी कंसंट्रेशन की तरह ही इसको लगाओ। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम क्या करना चाहेगा? अगर क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड?
ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्वेश्चन ने क्या किया, बोलो बोलो, टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया। सिस्टम क्या करना चाहेगा, टेम्परेचर को कम करना चाहिए। टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर को कम करना है तो हीट और प्रोड्यूस करे या हीट को यूज करे, तो यूज करें, क्योंकि अगर इधर एक्सोथर्मिक है तो उधर तो हीट से अवे जाना है ना, तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। किधर जाएगी, क्योंकि हम टेम्परेचर को और बढ़ाना नहीं चाह रहे। टेम्परेचर कब नहीं बढ़ेगा, जब हीट से उल्टा जाएंगे हम। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही तो दोबारा पूछूं, बताऊं। सर ये थोड़ा टेम्परेचर वाला समझ नहीं आया। अच्छा, इसकी समरी से समझाता हूँ। इसकी समरी ये है, रिएक्शन शिफ्ट्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, रिएक्शन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम हीट। रिएक्शन कैसे शिफ्ट होगी, अवे फ्रॉम हीट। और if temperature is decreased, reaction shift towards heat। reaction shifts towards heat। हम क्या कह रहे हैं, देखो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें प्रोडक्ट में हीट निकलेगी, हाँ या ना, ठीक है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाया गया है तो हीट को कम करना है, पैक को कम करना है, पैक को। तो क्या करें, पैक खोले, पीछे जाएं आगे जाएं, पीछे जाए तो बैकवर्ड जाके होगा ना, ठीक है। अगर सपोज एक रिएक्शन है x प्लस वाई गोज टू z और इसमें डेल्टा H क्या दे रखा है, पॉजिटिव। क्या दे रखा है, तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो इसका हीट कहाँ लिखूं, x प्लस वाई रिएक्टेंट में, माने इसको हीट लगती है रिएक्शन कराने में। अच्छा, मैंने टेम्परेचर सपोज घटाया, टेम्परेचर घटाया तो मुझे अच्छा मुझे हीट बढ़ानी है अब या कम करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर को कम किया, तो हम क्या चाह रहे हैं, टेम्परेचर बढ़े। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब हम z बनाएंगे या xy बनाएंगे, नहीं xy बनाएंगे, क्योंकि हीट इधर है ना। हीट कब बनेगा, जब xy बनेंगे, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। एक बार इसको ऐसे समझ लो, समरी से समझ लो। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, अगर ऊपर वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाया गया था तो हीट से उल्टा जाएगी, हीट से उल्टा किधर जाएगी, बैकवर्ड। अगर टेम्परेचर को घटाया जाए, टेम्परेचर को घटाया जाए तो इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स हीट। हीट की टुवर्ड्स क्या था, एक्स और वाई, तो रिएक्शन किधर गई, बैकवर्ड। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम ओवर करके केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बैक एक्सरसाइज एक साथ ही। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है प्रैक्टिस करना, तुम अपने एंड से करके आओगे। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी है किसी के पास या मेरे पास है, रुको। और ये मैं हीट वाला रिपीट कर दूंगा एक बार, केमिकल से आने के बहुत चांसेस हैं, तो तुम हाँ अगर हीट को यूज करोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तुम करके आओगे क्वेश्चंस 34 तक बैक एक्सरसाइज से, क्वेश्चन 1 to 34। इनमें से बहुत सारे नहीं होंगे, ठीक है, और मैं वही लूंगा। तुम अब प्रैक्टिस देखो, अगर तुमने इक्विलिब्रियम मेरे साथ खत्म कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुमने इक्विलिब्रियम छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत आएगी। तो तुम 34 तक ट्राई कर लो क्वेश्चन, डाउट ले लो, अगली क्लास में खत्म इक्विलिब्रियम, टेंशन खत्म, टेस्ट देंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और डरेंगे नहीं, अगर नहीं होगा तो स्किप करेंगे क्वेश्चन। अगर सपोज अटक गए तो अपना गिवन लिख के आगे बढ़ेंगे, पर ये नहीं कि लिखा ही नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा था, ये नहीं चलेगा। ठीक है, कल पी ब्लॉक की क्लास है।